हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो आपके लिए टेंशन वाला या छूटेगा, कुछ ऐसा लगेगा, कुछ नहीं। 100% क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, बोले तो झकास तरीके से। कैसे सर? झकास तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट होते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स और डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को सबसे डाउटफुल लगता है सर जी, वो क्या? आपके ई नोट्स, ई बुक्स, ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करिए और अपने नोट्स को अपने हाथ में ले लीजिए। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें केजी से तो नहीं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया तरीके से। जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, आपके एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को। सेम सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट आपका हिंदी मीडियम पे भी करवाया जाता है। क्या बोलते हो? बढ़िया, एक नंबर। जी हां, तो सर कहां तक पहुंच चुके थे? सर हमने डी एंड एफ ब्लॉक के सारे टॉपिक वाइज कर दिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया, एमआईक्यूज होने वाले हैं, एमसीक्यूज पूरे खत्म। अब चालू करेंगे भैया एमआईक्यूज। एमआईक्यूज बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा। कोई रोक के तो दिखाए। तूफान मचा देंगे। अब क्या मचा देंगे? तूफान मचा देंगे। लास्ट लेक्चर है, इसके बाद तो फिर आप जानते हो वन शॉट आता है बढ़िया तरीके से। तो एमआईक्यूज पे बात होने वाली है। किस पे बात होने वाली है? एमआईक्यूज पे। चलिए 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 चलिए, मजेदार शानदार। Copper atom has completely filled d orbital in its ground state, but it is a transition element. Why? बात समझ रहे हो भैया? इसको क्या हुआ, जो जिंक भैया थे उनने ये क्वेश्चन उठाया। जिंक कहता है भैया आप तो हमसे कह रहे थे कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, फिर आपने कॉपर को क्यों कह दिया ट्रांजिशन एलिमेंट? उसके पास भी तो पूरा फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। ये ईर्ष्या, ये जलन वाली मेरे को खुशबू आ गई। ठीक है, तो मैंने कहा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो होते क्या है? जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। क्या हो सर? पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। पार्शली फिल्ड का मतलब भैया जिसमें डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो, उनको अपन कहते हैं पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं सर जी? पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मैंने कहा बहुत शानदार। अब इसमें एक बात समझने की कोशिश करना, लेकिन वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल कब होने चाहिए मैं बताता हूं आपको। या तो ग्राउंड स्टेट में हो जाए, या तो फिर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो जाए। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो जाए, दोनों में से अगर एक में भी हो गया तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, सही बात है। तो मैंने कहा कॉपर को लेके आओ। कॉपर कितना होता है सर जी? 29 भैया है। ठीक है, 29 में चेक करोगे तो क्या होता है? 3d10 4s1। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्या है सर जी? ग्राउंड स्टेट है। अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो भैया फुलफिल्ड है। ग्राउंड स्टेट में तो ये देखिए फुलफिल्ड है, 3d पूरा 10 है। तो इधर तो आप नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन आप जानते हैं कॉपर 2+ होता है। हाँ सर, कॉपर 2+ होता है, हम जानते हैं। 2+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और एक इसमें से, तो क्या हो जाएगा? 3d9। तो अब देखिए सर, अब तो पार्शली फिल्ड है, पूरा फिल्ड नहीं है। तो सर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? Cu2+ में वो होता है 3d9। इसमें ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसीलिए हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? यही एक रीजन है जिस वजह से हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 101% कहते हैं भाई, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में करेंगे तभी मजा आएगा। हो जाए तो बताइएगा। 3d9, 3d9, कॉपर 2+, 3d9, जल्दी हो जाए तो बोलिए।
जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। डन, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। ये देखिए, आ जाओ। कॉपर एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इन इट इज कंप्लीटली इनकंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 3d9 हेंस अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तभी अपन उसको एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, अगर लग रहा हो तो। लग रहा हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। डन, चलो। गिव रीजन जिंक इज सॉफ्ट वेयर इज क्रोमियम इज हार्ड। देख रहे हो, जिंक सॉफ्ट होता है और क्रोमियम हार्ड होता है। तो आ जाओ सर। सर देखिए, मैं क्रोमियम के बारे में यहां बात करूंगा और जिंक के बारे में यहां बात करूंगा। कठोर सख्त की बात हो रही है। कह रहा है सर जी जिंक जो है वो कोमल है और क्रोमियम जो है वो सख्त है। मैंने कहा ठीक है सर। क्रोमियम होता है 24 को आखिरी में लिखेंगे तो 3d5 4s1, यही होता है? नहीं सर। हाँ बिल्कुल यही होता है। क्यों? यही होता है, बिल्कुल ठीक है। जिंक कितना होता है सर जी? 30 बोले तो 3d10 4s2, ये होता है जिंक। अब सर जिंक पे प्यार से देखो, प्यार से। सर ये भी फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सर अगर इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छी इसकी मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो सर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना अच्छा नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जिंक आपका बहुत सॉफ्ट मेटल है। जिंक आपका कैसा है? सॉफ्ट मेटल है। और दूसरी बात, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होती है। जब बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं है तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी वो भी कम होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी काफी लेस होती है। क्या होती है सर जी? लेस होती है। वेयर एस अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो सर देखिए, क्रोमियम में सर 5 अनपेयर्ड ईयर है और 1 अनपेयर्ड ईयर है, तो इसके पास 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा सर? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग आपका क्रोमियम जो होता है वो होता है क्रोमियम इज हार्ड, क्रोमियम इज हार्ड। ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो फर्क समझ में आया? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी के चलते मेटालिक बॉन्डिंग डिसाइड होती है। अब जिंक के पास भैया एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे आप बोल दोगे वो बहुत ज्यादा कठोर होगा, वो बहुत ज्यादा सख्त होगा? नहीं सर, वो हर कहीं पिघल जाता है, इसलिए अपन उसको सॉफ्ट मेटल कहते हैं। और लेकिन अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो भैया स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, सख्त लौंडा है। कौन? हमारा क्रोमियम। और हर जगह फिसलने वाला कौन है? जिंक हमारा। बिल्कुल यही है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं? ये लो, ठीक है, अब पढ़ेंगे, आ जाओ। Chromium 3d5 4s1 has 5 unpaired electron in its d orbital, whereas zinc के पास has no unpaired electron in its d orbital. As a result of this, weak metallic bonding, क्या बोला मैंने? Weak metallic bonding exists in zinc, whereas strong metallic bonding exists in chromium. Hence zinc is soft, whereas chromium is hard. कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बोले तो एकदम झपाक क्वेश्चन था। कैसा था? झपाक क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी ऐसे क्वेश्चन में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक तरफा, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। चलिए, एक नंबर वैसे ही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डन। चलो
हो जाए तो बता दीजिएगा। हुआ? चलो चलो चलो, बढ़िया, मजा आएगा। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है भैया, ऑब्जर्वेशन में मेरे को बहुत बिलीव है। मैंने क्या कहा था आपको याद है? मैंने आपको कई सारे किस्से सुनाए मेरे लाइव सेशंस में या रिकॉर्डेड में कि ऐसा होता था भाई कि मैं ऑब्जर्वेशन में बहुत बिलीव करता था। हम करेंगे सारे, स्कूल में हम बहुत मस्ती करते थे, लेकिन भैया वो मस्ती किसके द्वारा करवाते थे? दोस्त के द्वारा। फिर देखते थे उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। तो ऑब्जर्व करते चलो, ऑब्जर्वेशन बढ़िया चीज है ना। फिर अपन अगर सही चीज हुई है तो फिर उस पर अपन भी आगे अमल करो अपने आप को। ठीक है, तो भैया देखना है क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मजा आएगा सर, देखते हैं। चलो आओ। एक्टोनाइट एग्जिबिट अ मच लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लैंथोनाइट्स। ये हम कई बार देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्टोनाइट्स जो होते हैं वो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और जबकि जो लैंथोनाइट्स होते हैं वो नहीं दिखाते। लैंथोनाइट 3 ही दिखाते हैं, +3, +2, +4। ऐसा क्यों? क्यों क्यों क्यों? बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि यही सारी चीजें तो अपन को पता है, और जो अपन ने पहले से भी देख रखी है कि भैया लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन दिखाता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं किसकी? लैंथोनाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लैंथोनाइट्स की। तो लैंथोनाइट्स में क्या होता है सर जी? P+2, P+3 और P+4, ये 4, बस ये 4, +2, +3 और +4, ये 3 दिखाएगा। तो ऐसा क्यों? क्या है ऐसा? तो मैंने आपको बताया था सर कि एक्टोनाइट्स में जो फिलिंग होती है किस किस की होती है? 5F, 6D और 7S की। लैंथोनाइट में किसकी फिलिंग होती है? 4F, 5D, 6S। सर ये जो ऊपर वाले तीनों है ना, इनके अंदर ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है, लगभग इनकी एनर्जी कैसी होती है? सिमिलर। और अगर एनर्जी सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन भैया कहीं से भी निकल जाएगा, नहीं रुकेगा। और इनकी एनर्जी, इनके बीच में गैप होता है बहुत, मतलब 4F की अलग एनर्जी है, 5D की अलग है, 6S की अलग है। तो यहां पर हर कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इसमें सिमिलर एनर्जी गैप होता है। सिमिलर एनर्जी गैप, स्मॉलर एनर्जी गैप होता है, सिमिलर एनर्जी होती है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? एक्टोनाइट्स। और लैंथोनाइट्स आपका इतना ज्यादा नहीं दिखाता है। बिल्कुल सिंपल है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैं आपके सामने ही आ रहा हूं क्या? ये लो, ठीक है, कहोगे सामने ही खड़े हो जाते हो आप सर। ठीक है, चलो आगे देखें। ये देखो, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F, 6D, 7S सबशेल इन एक्टोनाइट्स। देख रहे हो, 5F, 6D और 7S, इनके बीच में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और ये अपन को एक्टोनाइट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक्टोनाइट्स। बिल्कुल, क्या देखने को मिलते हैं? एक्टोनाइट्स। बहुत मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम बोले तो झकास तरीके से। ठीक है भैया, बढ़िया है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है? सेकेंड। ओ सर यहां से नहीं पढ़ना है, मैंने कहा हाउ, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्या बोला? दिस इज हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हैं अपन? कहना क्या चाह रहे हैं कि सर मेरी बात तो सुनिए, जब हम ट्रांजिशन सीरीज में या ट्रांजिशन मेटल में चलते हैं, मैंने कहा ठीक है चलते हैं, मैंने कहा चलने लगे, और ट्रांजिशन मेटल में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सर एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो भैया एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता। तो क्या सर, क्यों नहीं होता? बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फटाक से।
तो भैया बताने का काम है क्या नहीं है? नहीं बताएंगे? मुश्किल से कोई साइज बढ़ता जब एटॉमिक नंबर इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो सर सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं सीरीज में जाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और वो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है पार्शली कैंसिल बाय द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट क्या है सर? जो शील्ड लेके आते, कौन आते? मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन। किसके? डी ब्लॉक के। तो देखिए, दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ सीरीज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। भैया जब हम सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो वो पार्टली कैंसिल्ड, भैया वो आधा कैंसिल बाय द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब मान लीजिए ये अपना 4s था, तो उसके पीछे वाला ये, इसको अपन कहते हैं 3d। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ये बढ़ा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आप ये मान के चलिए, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भैया? कैंसिल करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। किसको? न्यूक्लियर चार्ज को। कौन से चार्ज को? न्यूक्लियर चार्ज को, जो बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल करते हैं बाय इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, बिल्कुल। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट। जितना जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। फटाफट लेते चलेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। नेम 2 ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ द 3D सीरीज of the transition metal in which the metal exhibit the oxidation state equal to the group number। कह रहा है 3D सीरीज के कोई ऐसे 2 एलिमेंट का नाम बताइए, ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसका आप अगर उसका ऑक्सो मेटल आयन मतलब उसी का कंपाउंड दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया KMnO4, तो KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही इसका ग्रुप नंबर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल वही है। मैंने कहा बिल्कुल है, चेक करो इधर पे, चेक करके बताओ क्या आएगा सर। ये 1 + x प्लस -2 × 4 = 0, तो ये x 7 आ रहा है। और सर जी मैग्नीज का ग्रुप नंबर भी 7 होता है। बिल्कुल, मैग्नीज का ग्रुप नंबर भी कितना होता है? 7 होता है। चेक करके देख लो। जी हां, जी हां, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मैग्नीज का ग्रुप नंबर भी 7 होता है। बिल्कुल। आप देखो, अगर मैं आपसे K2Cr2O7 की बात करूं, इसको भी चेक करो। यहां क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? Cr का चेक करके बताओ सर। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन यहां निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। और क्रोमियम का भैया ग्रुप नंबर भी कितना होता है? 6 होता है। तो भैया यहां पर KMnO4 का ग्रुप नंबर 7 है और उसका वैलेंसी भी 7 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर ये। तो आपको अगर ऊपर वाले में 2 नाम लिखने हैं तो आप KMnO4 और K2Cr2O7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। KMnO4 और K2Cr2O7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट फटाफट, तभी मजा आएगा सर। एक तरफा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी। जितना जल्दी आप नोट डाउन करेंगे उतना फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार पीछे इसका आंसर देख लें। आ जाओ, ये देखो सर, Cr2O7, मैंने वो K2Cr2O7 बोला था, वो यही है, बस आयनिक फॉर्म में दिया है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम में 6, और इनने क्या करा है भैया? वो नहीं दिया, मैग्नीज वाला नहीं दिया, इनने वेनेडियम वाला दे दिया है। वेनेडियम में निकाल सकते हो VO4 - 3। देखिए x + -8 = -3, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5, और भैया इसकी वैलेंसी भी 5 है, और इसका ग्रुप नंबर भी आपका क्या है? 5 है। तो देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इज +5। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी मजा आता है। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। अगर मजा आ रहा है तो ही बोलेंगे, और वैसे आ रहा होगा भैया एक बार फायर वाला इमोजी कर दीजिएगा। डन डन डन,
जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो, और क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7? सर ये कौन है? ये तो डाइक्रोमेट है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये रहा डाइक्रोमेट आयन, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो। प्लस काय में डालना है? इंक्रीजिंग पीएच। इंक्रीजिंग पीएच का मतलब भैया पीएच 7 से ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब बेसिक, तो OH माइनस। जैसे ही OH माइनस में डालेंगे तो क्या बनेगा सर? देखो ऐसे इसमें डाला तो ये बन जाएगा भैया CrO4 2 माइनस। ओ माय गॉड, ये कौन है सर? सर ये कौन है भैया? ये है अपना क्रोमेट आयन, इसको कहते हैं क्रोमेट आयन, इसी का ही छोटा भाई है, छोटा भाई। छोटा भाई, और ये क्या कहलाएगा? डाइक्रोमेट आयन। क्या है? डाइक्रोमेट आयन, बड़ा भाई। डाइक्रोमेट आयन, बड़ा भाई, और ये अपना क्या है सर जी? छोटा भाई। ये छोटा भाई और ये क्या है? बड़ा भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डन डना डन 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 डना डन डन। जल्दी 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 फटाफट लिखेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोलती पब्लिक? फटाफट लिखेंगे तो फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है? एक बार चेक करना है, ये देख लीजिए भैया, Cr2O7 2 माइनस, बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं तो CrO4 2 माइनस, बिल्कुल। ऑन इंक्रीजिंग पीएच, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस, तो ये डाइक्रोमेट आयन जो है कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन, यही मैंने बोला। डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमेट आयन में। भैया ये तो इतनी बार पढ़ चुके हैं अपन किस में देख चुके हैं? ये एक तो अपना KMnO4 में और एक अपना K2Cr2O7 में। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो, बिल्कुल याद रखो, ये दो बात। एक नंबर, मजेदार तरीके से, शानदार। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू कि नहीं? बढ़ जाऊं? ठीक है सर, बढ़ जाते हैं, बिल्कुल डन। चलिए, ओ क्या करेंगे सर इसको? चलिए, वाई इज कॉपर प्लस नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? सर क्योंकि कॉपर 2+ जो होता है ना, कॉपर प्लस के कंपैरिजन में कॉपर 2+, उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब सर जब Cu2+ अंदर जाता है तो उसको पूरे वाटर के मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से घेर लेते हैं, और जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छे से वो सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी के साथ घुल जाता है। इसीलिए Cu2+ तुरंत डिस्प्रपोनेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? या तो कॉपर 2+ में या तो नॉर्मल कॉपर में। और कॉपर 2+ सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाता है किसमें सर जी? आपके एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है। देखिए, Cu2+ ion has undergo hydration to get a greater extent than Cu2+, मतलब Cu+ आयन की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होती है और Cu2+ आयन की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, जिसके चलते ये पानी में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। और आपका ये जो Cu+ है ये तुरंत डिस्प्रपोनेट होता है या तो Cu2+ में या तो Cu में, और ये अच्छा खासा पाया जाता है स्टेबल, क्योंकि इसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इन एक्वस मीडियम कॉपर 2+ आयन आर मोर स्टेबलाइज्ड देन कॉपर प्लस इन एक्वस मीडियम। यही मैंने बोला, 2+ वाला ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू प्लस आयन में। ओइंग दिस ड्राइविंग फोर्स कॉपर प्लस आयन डिस्प्रपोनेट्स, कहा था ना, 2 कॉपर 2+ एंड कॉपर आयन इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम ये डिस्प्रपोनेट हो जाता है किसमें? या तो Cu2+ में या तो कॉपर में। कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं है।
जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, पक्का, क्लियर हो तो बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर हो तो बोलिए। हो गया डन? भाई हो जाए तो बोल देना यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग, दोस्त नहीं हो? कैसे कर रहे हो, दोस्त नहीं हो तुम लोग यार? हट, नहीं खेल रहा फिर मैं। चलो हो गया, चलिए अब क्या कह रहा है अगला? अगला बोल रहा है नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया पहला मेंबर, हाँ कौन? सीरियम 58। क्या होता है बताओ जरा सर जी। पहली बात तो ज़ेनॉन 54, फिर 4F, 5D, 6S। तो भैया 6S में आ जाएगा 2, इसमें 1, इसमें 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 3, 4। तो भैया ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से आउट, और चारों अगर आउट हो गए तो ये बन जाएगा सीरियम +4। सीरियम +4 जो कि किसके बराबर होगा? ज़ेनॉन के बराबर, ज़ेनॉन 54 के बराबर। और अगर ज़ेनॉन 54 के बराबर हो गया तो भैया हाईली स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा कौन दिखाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? सीरियम। कौन दिखाता है सर जी? सीरियम। ठीक है, सीरियम सीरियम सीरियम। ठीक है, फिर बोला है नेम 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया 3D सीरीज के कौन ऐसे दो व्यक्ति हैं जो एनामलस, उजुर बुजुर दिखाते हैं? मैंने कहा दो ही हैं महान लोग, एक क्रोमियम, एक कॉपर। क्रोमियम होता है 24, कॉपर होता है 29। चलो, कॉपर होता है 24 और क्रोमियम होता है 20, सॉरी क्रोमियम होता है 24, कॉपर होता है 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2। होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कहता है इससे ला एक इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो ये कहता है क्यों दूं? कहता है चल ला, मेरे को चाहिए, बस मतलब चाहिए। कहता भैया रीजन तो बता दो यार, ऐसा क्या तरीका होता है कि आपको चाहिए चाहिए? वो कहता देना पड़ेगा। तो ये 1, तो ये 1, और ये हो जाता है बेचारा 5। तो ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि उसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लाना था, इसीलिए उसने उससे इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। तो वही वाला गाना फिर सुना ही होगा, चुरा लिया है, बिल्कुल। तो ये 3s2, 3p6, उसके बाद 3d9, 4s2, ये यहां होना था। फिर ये 9 वाला बोलता है ला इलेक्ट्रॉन दे। ये कहता भैया क्यों, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हो, बता तो दो। उसने कहा देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 10। क्या हो जाता है? 10। तो फिर क्या करें? तो फिर अगर आप देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन इसलिए छुड़ाया क्योंकि इसको फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करना था। एक इलेक्ट्रॉन लेके उसने कर लिया 3d10 विच इज फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए भैया, ये हो गए 5th के तीनों आंसर आपके सामने। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो जाए स्क्रीनशॉट तो बताइएगा, फिर अपन आगे चलते, फटाफट आगे बढ़ाएंगे गाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, चलो। ये तो हाँ, ये देखिए सीरियम वाला नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं, सब उड़ गए थे। उसके बाद ये कॉपर और क्रोमियम, देखिए सही से करता हूं मैं, मैच कर लीजिएगा। ये 3d5 4s1 और 3d10 4s1, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो चलिए भैया, तगड़ा क्वेश्चन आया है, तगड़ा क्वेश्चन आया है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मजा आएगा थोड़ा सा, देखिएगा। When an oxide of manganese is fused with KOH in the presence of oxidizing agent and dissolved in water, it gives a dark solution of compound B. Compound B disproportionates in neutral or acidic medium solution to give purple compound C, an alkaline solution of C oxidized. Potassium iodide solution to a compound D
and compound A is also formed. Identify compound A to D and also explain the reaction involved. बिल्कुल सर, बात को समझो, मजेदार बात कर रही है। कह रहा है सर when an oxide of manganese is fused, कोई ऑक्साइड है मैंगनीज की, मैंगनीज की ऑक्साइड है सर, ठीक है, विथ KOH ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन KOH के साथ कर रहे हैं, एक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है साथ में, ठीक है भैया, होगा कोई, एंड डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव्स डार्क सॉल्यूशन, उसने एक डार्क सॉल्यूशन दिया है कंपाउंड बी, तो यहां पर बी बना है जिसका डार्क सॉल्यूशन मिला हमें, ठीक है, ओके। फिर ये बी को डिस्प्रोपोर्शनेट किया गया न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ गिव्स पर्पल कलर, ठीक है, जैसे ही हमने उसको एसिडिक मीडियम में डाला, एसिडिक मीडियम ले लो, पर्पल कलर में सॉरी डाला तो बना कंपाउंड सी, और जो सी बना है वो मिला पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का, और इसने ऑक्सीडाइज किया पोटेशियम आयोडाइड को टू अ कंपाउंड डी, ठीक है भैया, इसने पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और बन गया डी, और बन गया डी, मतलब सर अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज करके डी बनाया है तो ये कंफर्म है कि ये जो सी है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है। एक और बात पढ़ेंगे भैया, यही आंसर है पूरा, ठीक है, क्या बोल रहा है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी ऑक्सीडाइज्ड, अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब अल्कलाइन मीडियम में था, अल्कलाइन मीडियम में था, ये अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज किया है, किस में ऑक्सीडाइज किया है, अल्कलाइन मीडियम में, सर मतलब सी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें, अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं बोलूं तो इस चैप्टर में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े, हाँ सर पढ़े हैं आपने, तो मैंने तो कहा मैंने तो 2 तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं, याद है क्या, हाँ याद है सर, कौन कौन से, K2Cr2O7 और भैया KMnO4, यही 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हाँ सर पढ़े हैं, लेकिन सर ये तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, लेकिन मेरा बाहुबली जो हर मीडियम में काम करता है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, और चाहे वो अल्कलाइन मीडियम हो, तो क्यों ना। और सर एक बात और बताऊं, मैंने कहा चलो ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी कड़ी से कड़ी मिल रही है कि हो सकता है अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो KMnO4 हो सकता है। दूसरी बात मैंने कहा चलो सर KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल पर्पल, और भाई ने बोला भी है कि ये पर्पल कलर का है, सही जा रहा हूं। और पर्पल कलर कहां से आता है, जब इसके छोटे भाई को एसिड में डाला जाता है, तो देखो ना एसिड में ही डाला गया था, किसको, छोटे भाई को, और छोटे भाई का कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन, तो डार्क तो है लेकिन ग्रीन नहीं बताया, मतलब ये हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है ये हमारा K2MnO4, ये हो सकता है हमारा K2MnO4, अगर ये हमारा KMnO4 है तो ये हमारा K2MnO4 हो सकता है। और याद करो सर पोटेशियम मैग्नेट किससे बनता था, पायरोलूसाइड, पायरोलूसाइड क्या होती थी, मैंगनीज की ऑक्साइड, मतलब वो है MnO2, यस। तो सर जब भी पायरोलूसाइड की KOH और O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो हमारा बनता था कौन, पोटेशियम मैग्नेट, क्या बनता था, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, और ये होता था डार्क ग्रीन कलर का, कैसा होता था, डार्क ग्रीन कलर का, और जैसे ही उसको एसिड में डालते थे तो वो कन्वर्ट हो जाता था बड़े भाई में KMnO4, कौन सर, KMnO4, और ये KMnO4 कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का, किसका होता है, पर्पल कलर का, और ये पर्पल कलर अगर KI को अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बनाएगा आयोडीन, क्या बनाएगा सर जी, आयोडीन, और आयोडीन के साथ वहां पर मैग्नीज ऑक्साइड भी बनता है MnO2, तो सर ये इनडायरेक्टली पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 है, और आखिरी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ठीक है। तो देख रहा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अरे अभी सारी इक्वेशन दी हुई है, टेंशन नहीं लो। तो पता चला अपन ने कैसे इसको
निकाला फटाफट, बहुत तेजी में निकाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है सर। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, जल्दी नोट डाउन करिए। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, जल्दी 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 जल्दी। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये वाला। हो गया डन? चलो ये देखिए, यही कहा था मैंने। ए क्या होगा? MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। बी क्या होगा? K2MnO4। ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लें तो मैच करने में आसानी होगी कि मैंने क्या क्या समझाया आपको। चलो अब आ जाओ। तो सर ये देखिए, ए क्या बताया मैंने? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। बी क्या बताया मैंने? K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। सी क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? सी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, सी क्या बताया मैंने? सर जी सी मैंने आपको ये बताया, पर्पल कलर का है ना, यही है ना? अरे पोटेशियम पर मैग्नेट, ये रहा सी, पोटेशियम पर मैग्नेट दिख रहा है। और उसके बाद डी क्या बताया? अच्छा डी तो बताया नहीं अभी। सर एक बात बताओ, ये तो रिएक्शन अपनी है। अरे यार ये तो पहचानी हुई है यार, लो करके दिखा दो। KMnO4 प्लस बेसिक मीडियम में ना, ठीक है, प्लस और क्या था सर जी? कौन है? ओ KI। सर क्या होगा? अपन जानते हैं सर, गलती मत कर देना, I माइनस है, I2 मत लिख देना, बेसिक मीडियम है, IO3 माइनस। ओ हो, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट प्लस MnO2। तो D जो है पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, ये देखो KiO3 पोटेशियम आयोडेट, बिल्कुल। और साथ में आपका वही मिल जाएगा, कौन? A लिखा है उसने, देखो ना, उसने बोला है D के साथ फिर से A मिल जाएगा। A क्या था अपना? MnO2। A क्या था? MnO2, ठीक है। चलो तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था? फ्लो चार्ट। अब मैं रिएक्शंस बता देता हूं आपको। पहले MnO2 को लिया KOH और O2 के साथ, देखो बिल्कुल वही लिखी है। तो क्या बनेगा आपको? K2MnO4 और H2O बन गया। फिर एसिडिक मीडियम में डालो बड़े भाई, छोटे भाई को, तो ये बड़ा भाई तैयार हो गया। फिर इस बड़े भाई ने क्या करवाया? ऑक्सीडेशन किसका? KI का। ये देखिए, या तो न्यूट्रल मीडियम या तो फिर आप ले लो अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा? KiO3, ये बन गया, जिसको अपन D बोल रहे हैं। और साथ ही साथ A मिल गया MnO2 पायरोलुसाइट। कितनी बढ़िया रिएक्शंस थी, फटाफट देखिए कितनी बढ़िया रिएक्शंस थी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल एकदम टिप टॉप। क्या बोलना चाहिए? टिप टॉप, कोई दिक्कत की बात नहीं। A1 जल्दी कर लो स्क्रीनशॉट, मैं भी क्लियर करूंगा, फिर स्क्रीनशॉट लेना। पहले ऐसे ही ले लो, ले लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई पेपर में, और आता है यहीं से, ये ABCD वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार ये क्वेश्चन का भी लो भैया, क्वेश्चन लेना जरूरी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन लगा डाला तो फिर मैं तो वही कहता हूं, लाइफ झिंगा लाला। क्या सर जी? ऐसा क्वेश्चन लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कैसा सर जी? लाइफ झिंगा लाला, बिल्कुल डन। चलो ये लो, यहां आ जाओ जरा, अब आएगा मजा, जल्दी मजा आने वाला है, बहुत तेजी में, ठीक है। जल्दी 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 अब बढ़ेंगे अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा क्वेश्चन है सर जी, बड़ा क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है। चलो रीड करो। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था क्यों बनाते हैं ये लार्ज नंबर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो मैंने इसके आपको रीजंस दिए थे सर। पहली बात तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बढ़िया रीजन देखिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा मैंने आपको एक बात कही थी, अभी इसके बाद एक चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। तो उसमें क्या होता है, लिगेंड भैया आते हैं। कौन आते हैं? लिगेंड भैया। तो वो क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर अगर इनको देंगे तो इनको रखने के लिए जगह तो होगी। भैया आपके पास पैसा आ गया, तिजोरी नहीं है तो कहां रखोगे? जेब में रख के घूमोगे क्या? तो तिजोरी किसके पास होती है? इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और साथ ही साथ इनका साइज भी थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। तो ये 3 रीजंस हैं जिनके चलते भैया ये सबसे बढ़िया
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलती है। जल्दी 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 फटाफट देखो तो मजा आ जाए, फटाफट देखो तो मजा आ जाए, जल्दी 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 भाई, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पनवेल निकलना है, ठीक है, पनवेल नहीं घर निकलना है, और कुछ नहीं है। चलो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑन मेटल आयन। इनके ऊपर प्लस माइनस के काफी चार्ज होते हैं। प्लस माइनस का चार्ज कब आएगा, जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो स्मॉल साइज और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हो गया। दूसरी बात, द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, देखा वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब खाली है, मतलब भैया तिजोरी तैयार है, पैसा तो दो, हम सब रख लेंगे। फॉर अकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, मैंने कहा ना जो लिगेंड्स लोन पेयर देंगे तो उस लोन पेयर को रखने के लिए तिजोरी होनी चाहिए ना, वो तिजोरी इनके पास है, वो तिजोरी इनके पास बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मत सोचना कि इनके पास तिजोरी नहीं है, भैया सब रखा है, फुल एकदम असला बारूद सारी चीजें रखी है, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलती। तो ये पहला आंसर हो गया, डन। चलो आगे चले, अरे ये नहीं है भाई, ये अब हाँ पता नहीं कहां पहुंच जाते अपन। अब क्या बोल रहा है जरा देखते हैं भैया, द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर एज द हाइएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। भैया ये अभी कुछ दिनों पहले करवाया था, देखो एग्जांपल देता हूं, आप ले लेते हैं एक MnO मैग्नीज ऑक्साइड और एक ले लेते हैं Mn2O7, Mn2O7 दिख रहा है। अब वो कह रहा है MnO वाली जो है ये छोटी वाली है, छोटी कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी आ रही है सर जी, +7, चेक करो 14 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये वाली होगी बेसिक ऑक्साइड और ये वाली होगी सर जी एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हमने कहा ओके। अब समझना सर यहां पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 दे दिए। अभी भी देखा जाए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो अगर वो कहीं घूमने गया और रास्ते में कोई बेचारा गरीब आदमी मिल गया कि लाओ हमको दे दो, तो ये दे तो सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं कि कभी इमरजेंसी आने पे ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन देता है तो दे आर नोन एज लुईस बेस, इसीलिए इन ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कभी भी डोनेट करने के लिए। बात समझ गए, दरिया दिली रहते हैं हमेशा, तो ये दरिया दिल इंसान है एक तरफा। लेकिन अब इसके बात करें तो भैया ये धोती कुर्ता सब बेच दिया इसने, 7 इलेक्ट्रॉन थे पूरे लगा दिया। आज शेयर मार्केट में पूरा पैसा लग गया, या तो आज हम करोड़पति बनेंगे या तो हम आज रोडपति बनेंगे, दोनों में से कुछ एक होगा। तो भैया इसने दे दिए सारे इलेक्ट्रॉन, अब भैया ये घूमने गया, रात में फिर कोई मिला इसको तो ये कहता भैया दे दो, तो कहता नहीं है ही नहीं, है ना, बेच खाए हमने, तो हम तो खुद एकदम रोड पे बैठे हुए है, अपने पास कुछ किससे, ठीक है, गाड़ी लेने गए आज, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Mn2O7, तो कहने का यही मतलब है भैया ने सारे इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो अब अगर कोई मांगेगा तो क्या देगा, अब वो समझ जाओ क्या ही देगा, लेकिन ठीक है भैया कुछ नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए, और जब ये खुद दे नहीं पाएगा तो हाँ ये बल्कि उसको एक चीज कह देगा, भैया आपके कहने का छू हो तो हमको दे दो, तो यही मांग लेगा। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मांगता है तो उसको अपन लुईस एसिड कहते हैं और इसी को कहा जाता है एसिडिक ऑक्साइड। तो भाई भूलना नहीं है, ये एग्जांपल याद रखने का, ठीक है। ये थोड़ा सा समझदार व्यक्ति था, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे इसलिए दे सकता है तो बेसिक इन नेचर, और इसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये सिर्फ ले ही सकता है, और लेने वाले को क्या कहते हैं अपन, लुईस एसिड। क्लियर है, तो एक बार दोनों को लिखो फिर अपन इसको कंक्लूड करते हैं जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है सर, डन। तो अब पढ़ लेते हैं एक बार। ओके ये तो हो गया था, ये लीजिए सर, अब पढ़ना क्या बोल रहा है, जैसा मैंने बताया वैसे ही। इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल some of the valence electron of the metal atoms are not involved in bonding। हाँ कुछ बचे हुए रखे रहते हैं कि भैया कुछ विपरीत बेकार सब अगर आएगा तो उस टाइम पे यूज करेंगे। Hence it can donate electrons and behave as a base। तो बिहेव करेगा किसकी तरह, बेस की तरह। हमने कहा अच्छी बात है, डन। On the other hand in higher oxidation state of the metal,
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड आर नॉट अवेलेबल. इंस्टेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई एंड हैंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, भैया आप ही दे दो, तो फिर वो किसके तरह बिहेव करेंगे? एसिड के तरह. किसके तरह बिहेव करेंगे सर? एसिड के तरह. मैंने कहा ही था सर, डर क्यों रहे हो? हर एक चीज को देख लेंगे अपन बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार और एकदम रापचिक तरीके से. ठीक है सर, तो अब बात करते हैं सी वाले पे. पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेते चलना यार. हर एक में 2-2 3-3 क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रहा हूं मैं. अब ये क्या कह रहा है? ई नॉट वैल्यू फॉर अ मैग्नीज 3+ से 2+. इसकी ई नॉट वैल्यू हाई है, रिडक्शन वैल्यू है, ठीक है. और क्रोमियम की कंपैरिजन में लो है. इसका क्या मतलब हुआ? हमने पढ़ा था दोनों रिडक्शन वैल्यू है, जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है. मतलब Mn पूरी जान से चाहता है कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए. पता है क्यों सर? अगर आप Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पता क्या आएगा? 3d5. और Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3d4. तो सर वो पूरी जान से चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सर जी 3d5, विच इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, इसीलिए वो कहता है भैया मेरी वैल्यू ज्यादा होगी, मैं तो 2+ में कन्वर्ट होऊंगा. लेकिन अगर आप इधर चेक करो, तो ये है 3d3. क्या है? 3d3. क्योंकि भैया ये होता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये है 3d4. दिख रहा है? और ये जो 3d3 है ये कहलाती है हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल. तो सर ये भी तो हाफ फील्ड है, कौन? T2g में. और यहां पर आने से भैया हाफ फील्ड से हट जाएगा, तो कहता भैया मेरे को नहीं आना, मेरे को अपना रिडक्शन नहीं करवाना, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. और ये कहता मैं तो करवाऊंगा क्योंकि मेरे को तो हाफ फील्ड आना है, इसीलिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा है. बस यही रीजन है सर. और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये अपना रिडक्शन करवाता है, ऑक्सीडेशन नहीं करवाता. ये भी आपको पता होना चाहिए. देख लो, मच लार्ज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज बिल्कुल ज्यादा होती है. The required change is stable half filled D5 to D4 is mainly responsible for this. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना. वो चाहता ही नहीं है D5 से D4 बनना, वो हमेशा चाहता है D4 से D5 बनना. ठीक है, डन डन डना डन 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 डना डन डन. ठीक है सर. अब क्या है सर? नीचे वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर. देखो क्या बोला है. Write one similarity and one difference between the chemistry of lanthanoids and actinoids. एक सिमिलैरिटी बता दो और एक डिससिमिलैरिटी बता दो. मैं एक नहीं, मैं 2-2 3-3 लाया हूं आप लोग के लिए. सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करूं तो भैया दोनों के दोनों एक दोनों में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है. एक में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +3. दोनों की +3 है, दोनों की. फिर अगर डिससिमिलैरिटी की बात करूं तो लैंथेनॉइड में एक ही एलिमेंट है जो सिर्फ रेडियो एक्टिव है, जैसे कि प्रोमेथियम, और एक्टिनॉइड्स में तो सबके सब. लैंथेनॉइड्स में 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, +3, +2, +4. एक्टिनॉइड्स में तो भैया हद ही नहीं है. लेकिन मैं आपको पूरे दिखाने वाला हूं, इतने सारे. देखिए अभी मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं. बोथ शो मेनली एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. सबसे ज्यादा +3 दिखाते हैं. आगे actinide show actinide contraction like lanthanide contraction is shown by lanthanoids. भैया लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. बिल्कुल. बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव. बिल्कुल, लैंथेनॉइड्स भी रिएक्टिव होते हैं और एक्टिनॉइड्स भी रिएक्टिव होते हैं. कुछ नहीं करा जा सकता इनका, कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर, कुछ भी नहीं. तो ये थी इसकी सिमिलैरिटी, किसकी? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की. अब दिखाऊंगा मैं आपको जो इनके डिससिमिलैरिटीज है. फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. ये ऐसे क्वेश्चन है सर जो बहुत इजी हैं, बिल्कुल मजेदार वाले, शानदार वाले, बढ़िया. डन.
हाँ, अब डिफरेंसेस में देखो लिखा भी है वही, एक्सेप्ट प्रोमेथियम पीएम लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। सिर्फ प्रोमेथियम एक ऐसा एलिमेंट है पूरे लैंथेनॉइड में जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी एक्टिनॉइड्स तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं सर, ठीक है। बाकी लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन वेयर एज एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सोकैटायन। एक्टिनॉइड्स बना लेता है ऑक्सोकैटायन, बाकी लैंथेनॉइड्स नहीं बनाता। फिर बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दोनों बनाते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड कम बनाता है, एक्टिनॉइड ज्यादा बनाता है। लैंथेनॉइड्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन whereas actinides have greater tendency towards complex formation। बिल्कुल सर, एकदम खत्म। ये है डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस दोनों के बीच में। मैंने आपको 3-3 दे दिए, उसने तो एक ही मांगा था, लेकिन मैंने आपको 3-3 इसलिए दिए कि आपका काम बढ़िया हो जाए, आपका काम एक नंबर हो। जल्दी ले लो भैया स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, कि कोई तकलीफ ना हो, कि कोई तकलीफ ना हो। जल्दी 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 फटाफट, चलो मजेदार तरीके से चलना चाहिए। चलिए, हाँ, रीजन बताइए सर। बोल रहा है असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या रीजन होगा? मैंने कहा रीजन तो हम बता ही देंगे, रीजन से तो हम कभी चूकते नहीं है। पहला बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई। सर अब भी पढ़ा था सर, इसके लिए तो मेरे को लगता है यार ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट है इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या बोला मैंने? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। रीजन क्या है सर? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या समझते हो सर? दो एटम को जुदा करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। और अगर जुदा करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है? कुछ तो बात होगी। मैंने कहा होती है ना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है। किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट की। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी स्क्रीनशॉट लो तो मजा आए फिर। जल्दी जल्दी जल्दी। रीजन समझ गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो मेटालिक बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। देखिए ऊपर, दिस इज बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स एज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, मैंने कहा था ना सर यही आंसर होगा, मैंने कहा था ना बिल्कुल यही आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करेंगे। लिया स्क्रीनशॉट? फिर अगला देखते हैं ना, अगला क्या है। सर टेंशन नहीं लो, मैंने क्या बोला? टेंशन नहीं। जो टेंशन लेगा ना उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल आराम से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला है तो इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन रखूंगा मैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन रखें कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो और काम पे काम हो जाए, अपना काम पे काम हो जाए। जल्दी, बढ़िया तरीके से एकदम। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 करेंगे। हो जाए तो बताएंगे। हो गया पक्का? चलिए। नहीं नहीं नहीं, अपन को तो इस पर बात करनी है अभी। कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। मैंने ये पहले भी बताया भैया कि ट्रांजिशन मेटल क्यों गुड कैटलिस्ट होते हैं, इसके बारे में मैं कितनी बार आपसे बोल चुका हूं। सर 2-3 रीजन है। पहली बात तो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ये क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, और वहां पर रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे जोड़ लेते हैं और फिर उनका रिएक्शन करवा के उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर भेज देते हैं। एक न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ये सब मिलके एक न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं, न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और एक और बात बताता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फाइनली डिवाइडेड लिया हुआ ये मेटल, मतलब कैटलिस्ट भी क्या होता है, अगर पाउडर्ड के फॉर्म में ले लो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नंबर ऑफ वैलेंसी बढ़ जाती है, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन और तेजी से बढ़ने लगती है। अरे पूरा कैटलिस्ट के ऊपर तो कितनी बार मैं बात कर चुका हूं आपसे, भर भर के बात करी हुई है। देखिए ना, मैं आपको कभी मना नहीं करता हूं, सर आप पढ़ने की कोशिश करो बस। The catalyst activity of transition metals attribute to the following reason। पहला, because of their variable oxidation state। कहा था कि नहीं कहा था? Transition metals form unstable intermediate, कहा था ना, intermediate compound बना लेता है, and provide a new path which lowers activation energy for the reaction, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। डिक्टू वही लिखा है, वही इस पॉइंट में। फिर इन सम केसेस द ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड्स अ सुइटेबल लार्जर सरफेस एरिया। अभी बोला था कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ वैलेंसीज बढ़ जाती है। एरिया विथ फ्री वैलेंसीज ऑन विच रिएक्टेंट आर एड्सॉर्ब्ड। पता एक चैप्टर चला गया जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री, उसमें थी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, किसकी, कैटलिस्ट की। भयंकर मजेदार थी सर। मैं ये बोलूंगा ना, एक तरफा था वो, उसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला वाला मैटर था। बिल्कुल जल्दी लिखेंगे इसको फटाफट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मजा आएगा भैया क्वेश्चन नंबर 9 में, मजा आएगा। अरे आप चलो तो, कहां लगे हो तुम लोग, मजा तभी तो आएगा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, डन डना डन डन, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, हटाऊं, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, बड़े क्वेश्चन नंबर 9। ओके, मजा आएगा सर, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। चलिए तो सर 2 क्वेश्चन बचे हैं सर, 9 और 10, मजेदार, खत्म कर देंगे बहुत तेजी में। तो मतलब ये मान के चलिए सर जी, वीडियो होने वाला है एंड में, एंड होने वाला है, 10 मिनट का और होगा, मैक्सिमम 10 मिनट बस, ठीक है। चलिए, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है सर, रीजन बताने को बोल रहा है। मैंने कहा भैया अभी 2-3 क्वेश्चन से हम वही बता रहे हैं, आप लोग चैन से जीने कहां दे रहे हो, वही तो मांग रहे हो बार बार। हमने कहा ठीक है। फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट द एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कहा ठीक है सर। अब मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती, इतने में तो आप लोग को चिल्ला देना चाहिए, मतलब यहां पर कैमरे से बाहर निकल के आके चिल्ला देना चाहिए, सर हम बताते हैं, लेकिन आप बताना ही नहीं चाह रहे। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में जो फिलिंग होती है वो होती है 4F सबशेल की, ठीक है। और सर जो एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें जो फिलिंग होती है वो होती है 5F सबशेल की। और सर फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि 5F की ज्यादा पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4F सबशेल। और सर अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा और न्यूक्लियस उसकी गर्दन पकड़ के खींच लेगा। तो जितनी पुअर शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसमें है, 5F में। और 5F किसका है भैया, एक्टोनाइट में, इसलिए एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई रीजन ही नहीं था, इतना आसान था। बस आपको लिखना है actinide contraction is much more as compared to lanthanide contraction because the shielding effect of 5F orbital is poor, is much poor as compared to 4F orbital या 4F subshell।
हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल था। सर फर्जी सा क्वेश्चन है 9th वाला, हम नहीं खेलेंगे। लप्पू सा क्वेश्चन है ना, लप्पू सा, ठीक है। चमका ना, पहले ये दूसरा वाला भी, फिर खेलेंगे एक बार चमका, ठीक है। स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब स्कैंडियम नहीं दिखाता ज्यादा। स्कैंडियम मेनली पता क्या दिखाता है सर जी? +3। स्कैंडियम मेनली क्या दिखाता है? +3। तो फिर स्कैंडियम को क्यों आपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला? क्योंकि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट तो बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन आपने फिर क्यों बोल दिया कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो मैंने कहा भैया ट्रांजिशन एलिमेंट की आपने डेफिनेशन ही सही नहीं बोली। स्कैंडियम जो होता है वो होता है आर्गन, मतलब 18, 3d1 4s2। सर अगर आप प्यार से देखो, प्यार से ही करना है सारे काम, प्यार में बहुत ताकत है भाई, प्यार में ताकत बहुत है। तो ये जो 3d1 होता है, ये 3d1 ये कहलाता है सर जी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या कहलाता है सर जी? पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और अगर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल अगर है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो फिर सर स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिसकी पार्शियल डी ऑर्बिटल फिल हो, या तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी ग्राउंड स्टेट में ही मिल गई है, तो नो डाउट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा कौन? स्कैंडियम। चलो एक बार जल्दी देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको भी यहां लिख लेते हैं और इस पूरे को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है वो आएगा ना तो दिक्कत करेगा। कौन पीछे से आंसर? तो एक बार इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये फर्स्ट वाला आंसर है और ये आपका सेकंड वाला आंसर है। डन 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 डन। जल्दी देखो, फटाफट देखो, बार बार देखो, ठीक है? देखो भाई, बिल्कुल देखो, ये देखिए, हुआ? पढ़े? चलो पढ़ो ना भाई, पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स इन एक्टोनाइट्स देन दैट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथोनाइट्स। हमने भी यही कहा था 5f और 4f की बात, ठीक है? दिस इज बिकॉज स्कैंडियम हैज पार्शली फिल्ड, हमने भी यही कहा था, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट 3d1 4s2, 3d1 4s2, 3d1 4s2। बिल्कुल चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, बिल्कुल चेक करवा लीजिए। कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए, चेक करवा लीजिए बिल्कुल। डन? बढ़िया हूं आगे? अगले वाले पे तो चल लू यार, तुम लोग आगे नहीं जाने दे रहा हूं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10, फाइनली लास्ट वाले पे आ गए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट। यस यस, चलो। Account for the following. Account for the following. Mn2O7 is acidic, whereas MnO is basic. ठीक है? समझो, बस लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 मिनट बस। Mn2O7 एसिडिक है भैया, अभी इस पे यार बहुत वार्तालाप किया यार भाई, मैं नहीं करूंगा इस पे यार, ये बेसिक है। अब नहीं यार, बहुत देर से। चलो ठीक है, अगर आप देखो तो ये +2 होता है, अभी क्वेश्चन हुआ था यार ये, और ये +7 था, याद आया? तो हमने कहा था भैया +2 है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ बाकी है, तो अगर इसको कभी कोई दिक्कत आई या किसी ने इससे कुछ मांगा तो ये दे देगा, और देता है इलेक्ट्रॉन वही जो होता है लोएस्ट बेस या फिर बेसिक नेचर का। और भाई ने सारे इलेक्ट्रॉन जो जमा पूंजी थी सब लगा मारी, कहता अब जो होगा तो देखेंगे, या तो कल करोड़पति या तो फिर रोडपति, ठीक है? और जब इससे किसी ने मांगा तो ये कहता भैया हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास कोई खर्चे के 100-200 हो तो हमें ही दे दो, तो यही मांगने लगा, और जो मांगता है वो भैया लोएस्ट एसिड, लोएस्ट एसिड। यही तो मैं कह रहा था, क्या हो जाएगा? लोएस्ट एसिड, ठीक है? तो घबराने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल लॉजिकल बात थी जो मैंने आपको यहां बताई है। एक बार और पढ़ के बता देते, लेकिन एग्जैक्ट ये चीज अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, तो आप ही रीड करिए, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ही रीड करिए, मैं नहीं करूंगा सर ये रीड, बिल्कुल मुझसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हमसे रीड ना हो पाएगा। जल्दी
ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। जल्दी कर लिया ना? बिल्कुल वही है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भैया छोटी वाली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बेसिक होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कैसी होती है? एसिडिक। मैंने समझा दिया है, पढ़ना आपको ही है। कुछ तो करो, कुछ भी नहीं करोगे। चलो अगला क्वेश्चन, डन। एक्टिनाइट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओहो हो, ये भी बताना पड़ेगा। एक्टिनाइट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो एक्टिनाइट्स होते हैं, हमने अभी कहा था लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। क्यों और क्यों एक्टिनाइट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं? रीजन पता है आपको? रीजन पता है? मुझे पता है, क्योंकि सर इसमें 5D नहीं 5F 6D और 7S, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं पता है आपको? ये तीनों के तीनों के बीच में एनर्जी गैप नहीं होता, तीनों की एनर्जी लगभग सिमिलर होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फुर उड़ जाता है। उड़ जा काले कहावत, वही सेम चीज, उड़ जाता है। और अगर उड़ गया तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला बन जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए, दिस इज ड्यू टू कंपैरेटिबल एनर्जीज ऑफ 5F 6D और 7S। कंपैरेटिबल एनर्जीज होती है, कंपेरेबल, बिल्कुल आसपास, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसलिए ये लोग दिखाते हैं आपके क्या भैया, एकदम क्या दिखाते हैं भैया? लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और लेंथोनाइट्स नहीं दिखाते, लेंथोनाइट्स +2 +3 +4, बस एंड हो गया। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड ईयर समाप्त। फाइनली सारे क्वेश्चन खत्म, MIQ भी हो चुका है समाप्त। पहले अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेना है स्क्रीनशॉट? चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। जल्दी चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। ये लीजिए, डन बाय, चैप्टर ओवर। सर मेरा जो सेगमेंट है, हमारा जो सेगमेंट है, आपका और हमारा पूरे मैग्नेट बेन का जो सेगमेंट है, सारे टॉपिक वाइज हो गए शायद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गए शायद, MIQs हो गए शायद, MCQs हो गए शायद, बस एक ही बचा हुआ है सर जी, वन शॉट। सिर्फ वन शॉट बचा, बाकी सब कुछ खत्म। क्या बोलती पब्लिक? आनंद आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, आनंद ही आनंद। जय कन्हैया लाल की। क्यों मजा आया? बस सर पढ़िए यार, आप अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो दिक्कत बहुत फेस करने को मिलेगी, बहुत ज्यादा। फिर बाद में बोलोगे सर ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। भाई डे टू डे पढ़ते चलिए। ये 4th चैप्टर है, अभी मैं ज्यादा आगे नहीं हूं भैया। 1 2 3 पूरा पैटी पैक रखा हुआ है। कहां पर भैया? जाइए जरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपनी सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे क्लास 12th की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर फुल कंप्लीट, सेकंड चैप्टर फुल कंप्लीट, थर्ड चैप्टर फुल कंप्लीट, और अब बारी है 4th चैप्टर की। मजा आएगा, शानदार, लाजवाब। मतलब आप बोलेंगे ना एकदम खतरनाक वाला। कैसा वाला? खतरनाक वाला। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए, आपके लिए पूरी जान लगाई जा रही है, बस आप भी जान लगाइए। और आपको जान लगानी है सिर्फ पढ़ाई में। कुछ नहीं आ रहा है पूछ लो, सब कुछ बढ़िया लग रहा है एक बार थम्स अप कर दो, और मेरे को तो फायर वाला इमोजी दे दो सर, मजा आ जाता है मेरे को तो उसमें, एकदम दिल गार्डन हो जाता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं सर अपने पास इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चैनल है। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करते हैं, और जब हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड सर, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, चारों कवर अप किया जाता है। और अगर देखा जाए तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी कवर करते हैं, शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, A1 तरीके से काम होता है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स ये भी है। कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी सर, सब कुछ है, बस आप पढ़ो तो, एक बार ट्राई तो करो, एकदम मजा आ जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स आने वाले क्या क्या आएंगे वो सब आपको यहीं से पता चलेंगे।
और लाइक और शेयर तो बनता है सर, दबा के लाइक और दबा के शेयर करेंगे और दबा के एकदम फायर वाले इमोजीज भेजेंगे। अगर आप चाहें तो मैग्नेट पेन्स की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं एड फ्री मिलने वाले प्लेलिस्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दीजिए, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रखना भाई साहब, ठीक है। तो कल मिलेंगे सर एक और इंपॉर्टेंट, एक और शानदार लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर के साथ। कल कितने बजे सर? सेम टाइम सेम जगह, आपके साथ सेम टीचर, बिल्कुल। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।